गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम यूनिट 4B स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये हमने सेकेंड यूनिट में भी पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग करंट दरअसल वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूसली रिवर्स पीरियोडिकली चेंज होता रहे, तो वो करंट क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। और यही डेफिनेशन हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ईएमएफ किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब रही बात अल्टरनेटिंग की डेफिनेशन की, तो अल्टरनेटिंग की डेफिनेशन मैंने क्या बताई अभी अभी कि अल्टरनेटिंग करंट दरअसल वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली टाइम के साथ रिवर्स पीरियोडिकली चेंज होता रहे, वो करंट अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। इसके मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल रखे हैं। एक अल्टरनेटिंग करंट को हम इन दो फॉर्मेशन से, दो वेव फॉर्मेशंस मैंने यहाँ बनाई हैं जिसमें करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने दिखाया है कि दोनों केसेस में टाइम के साथ करंट है वो रिवर्स पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमने 11th क्लास में वेव्स पढ़ी हैं, उसमें हमने वेव की इक्वेशंस पढ़ी थी। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये दरअसल हमारे पास इक्वेशन है किसकी बेटा, एक अल्टरनेटिंग करंट की वेव इक्वेशन का फॉर्मूला है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो आई नॉट है ना, ये दरअसल इस करंट का, इस अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है पॉजिटिव साइकिल तो प्लस आई नॉट, ये नेगेटिव है साइकिल है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, माइनस आई नॉट। इसके बाद हम बात करते हैं इस दूसरी वेव इक्वेशन की। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी करंट है वो टाइम के साथ रिवर्स पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, लेकिन इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी करंट, अल्टरनेटिंग करंट की, वो बनेगी I बराबर आई नॉट कोस ओमेगा टी। अगर करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसको हम इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। ये डिफाइन करता है कि वो साइन वेव की फॉर्मेशन में करंट चेंज हो रहा है या कोसाइन वेव की फॉर्मेशन में करंट चेंज हो रहा है। अब करंट के लिए जैसे हमने लिखा इसकी, इसी तरह से हम इसका ईएमएफ के लिए भी लिख सकते हैं, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ऑल्सो ई बराबर ई नॉट कोस ओमेगा टी। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये जो आई नॉट या ई नॉट है, दीज आर द पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या हम कहें एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट in the positive half cycle and minus I naught in negative half cycle. If the current for complete cycle के लिए अगर हम देखें तो भाई यहाँ से चला है, that will be t टाइम। कंप्लीट साइकिल के लिए इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई ये बात हुई हमारे पास करंट की। इसमें जो ओमेगा की वैल्यू हम लिख रहे हैं बेटा, ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू यहाँ पर लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, और ई नॉट या आई नॉट विद द पीक वैल्यू, आई नॉट हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है बेटा, पीक वैल्यू बोल दो, या हम कहें एम्पलीट्यूड बोल दो, या हम कहें मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोलते बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में हम लिख देते हैं AC। ठीक है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इसको हम बोलते हैं। अब बात आती है हमारे पास, ये तो बात थी अल्टरनेटिंग करंट की। इसके बाद आती है ट्रांजिएंट करंट। वैसे तो हमने करंट के बारे में बहुत पढ़ा है, सेकेंड यूनिट में आपको कई करंट पढ़ाए थे मैंने, AC, DC, कन्वेंशनल, उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात की थी। अब यहाँ पर एक नया करंट आ गया, ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट दरअसल वो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कुछ टाइम इंटरवल के लिए ही वेरी करता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। सपोज अगर मैंने किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट ग्रो कर रहा है या करंट डीके कर रहा है, ग्रो करेगा तो करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम जाएगी, और अगर हम डीके की बात करते हैं तो करंट मैक्सिमम से कहाँ आएगा, 0। तो उस दौरान कोई एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट जो स्मॉल फाइनाइट टाइम के लिए वेरी करता है, उस करंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट करंट। इसके अलावा मैंने यहाँ 3 डायग्राम और बनाए हैं। ये तीनों डायग्राम जरूरी नहीं है कि एक अल्टरनेटिंग करंट है वो ऐसे या ऐसे साइन या कोसाइन वेव से ही एक्सप्लेन किया जाए। एक अल्टरनेटिंग करंट स्क्वायर वेव से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ट्रायंगुलर वेव से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, या हम मिक्स्ड वेव की बात करें तो उससे भी एक अल्टरनेटिंग करंट को मेजर किया जा सकता है। तो ये बात थी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की। अब अल्टरनेटिंग करंट के हमारे पास कुछ और वैल्यूज हैं।
तो आज हम इसमें अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमने ये बातें की। अब अल्टरनेटिंग करंट की हमारे पास दो वैल्यू आती है बेटा। एक तो हमारे पास आती है अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कह दो या एवरेज वैल्यू कह दो, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अब हमने अभी अभी आपको बताया कि अल्टरनेटिंग करंट है वो ऐसे एक साइन वेव की फॉर्मेशन अगर मैं दिखाऊं आपको तो भाई टाइम के रेस्पेक्ट में करंट ऐसे मेजर करेगा। अगर कंप्लीट साइकिल देखूं टी टाइम साइकिल के लिए तो करंट को ऐसे लिखा जाएगा और ये इसका हो गया पॉजिटिव प्लस आई नॉट पीक वैल्यू और ये होगी माइनस आई नॉट। तो अगर हम एवरेज देखें एक कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट में, तो अल्टरनेटिंग करंट में जो एवरेज हम वैल्यू देखें एक कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड कितना है बेटा टी, तो कितना आ जाएगा आई नॉट प्लस माइनस ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज वैल्यू करंट की कितनी हो गई 0। किसके लिए बेटा फॉर फुल साइकिल। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की कितनी होती है, तो 0। तो इसका मतलब एक एवरेज वैल्यू जब हम या एक मीन वैल्यू जब हम एक अल्टरनेटिंग करंट की देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कभी भी फुल साइकिल के लिए नहीं देखी जाएगी, या हम कहें एक कंप्लीट साइकिल के लिए कभी नहीं देखी जाएगी। तो कितने टाइम पीरियड के लिए देखी जाएगी, हाफ साइकिल के लिए। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक छोटा, तो ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जो मीन वैल्यू है एवरेज वैल्यू है वो कितने टाइम पीरियड के लिए देखी जाएगी, हाफ साइकिल के लिए। इसका मतलब अगर मेरे पास ये एक साइकिल है तो ये इसका टी और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी बाई टू, ये करंट और ये टाइम। करंट और टाइम के रेस्पेक्ट में हाफ साइकिल के लिए ही एक अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू देखी जाएगी। अब होती क्या है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की वो स्टडी वैल्यू होती है जब हम किसी सर्किट को कोई हाफ साइकिल के लिए चार्ज दें, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हाफ साइकिल के लिए दें बेटा चार्ज, और उसी सर्किट में जो करंट पैदा होगा हाफ साइकिल के लिए किसी एक सर्किट को दिया गया चार्ज उस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट की क्या वैल्यू पैदा कर देगा, एवरेज वैल्यू। तो इसको डेफिनेशन फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि भाई एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द स्टडी वैल्यू which would send the same amount of charge which would send same amount of charge through a circuit in a given time period of half cycle, ध्यान से सुनो डेफिनेशन। वैसे समझना इसको बहुत आसान है कि भाई किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को हाफ साइकिल के लिए कोई चार्ज अगर हम देते हैं तो उस सर्किट में जो करंट पैदा होगा वो दरअसल उस सर्किट के अंदर पैदा होने वाला करंट दरअसल एवरेज वैल्यू की, एक अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू देगा। लेकिन इसकी डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो डेफिनेशन बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो डेफिनेशन क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द स्टडी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट which would send the same amount of charge through a circuit in the given time of half cycle, as is sent by the alternating current through the same circuit and in the same time period। तो कहने का मतलब वही है, साफ से डेफिनेशन है बेटा कि किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हम हाफ साइकिल के लिए कोई एक चार्ज देते हैं, इट मींस द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द स्टडी वैल्यू of the current which would send the same amount of charge through a circuit in a time of half cycle as is sent by the alternating current through the same circuit in the same time period। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये निकालना है भाई आई एवरेज है ना वो क्यू बाई टी बाई, मुझे आई एवरेज चाहिए। तो उसके लिए मुझे ये पता करना होगा कि किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हाफ साइकिल के लिए दिया गया चार्ज कितना होगा हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि एवरेज वैल्यू हमें किसकी देखनी है, अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है ना।
इस अल्टरनेटिंग करंट की मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए, और एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन ये कहती है कि हाफ साइकिल के लिए किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को दिया गया चार्ज किसके बराबर होगा, उस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू के बराबर। तो इसका मतलब मैं अल्टरनेटिंग करंट को ले लेता हूँ, ये है बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ये कहता है, और अल्टरनेटिंग करंट ये कहता है। तो मुझे अगर आई एवरेज चाहिए तो इस चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी जो कितने टाइम पीरियड के लिए दिया गया है, हाफ साइकिल के लिए। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डी क्यू अपॉन में डी टी, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। डी क्यू चार्ज निकालने के लिए हम जानते हैं कि भाई एसी करंट क्या होता है, वी नो दैट अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई डी टी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो बेटा दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई नॉट को बाहर ले लें, साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी। और अब डी क्यू का तो हो गया क्यू, अब ये जो इंटीग्रेशन, जो चार्ज मुझे चाहिए वो हाफ साइकिल में चाहिए, पहले टाइम कितना था 0, और बाद में मुझे हाफ साइकिल के लिए चाहिए, तो बेटा 0 से t/2 इसका टाइम पीरियड लिमिट हो गया। आई नॉट एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कोस ओमेगा टी, और नीचे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी का नीचे डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ओमेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t/2। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही, आई नॉट माइनस ओमेगा को बाहर ले लो, माइनस कोस ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 2π/t, क्योंकि स्मॉल टी की जगह एक बार मुझे टी हाफ रखना है और एक बार टी की जगह 0 रखना है। तो माइनस कोस ओमेगा को बाहर लीजिए, माइनस कोस ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2π/t, कैपिटल 2π/t, मल्टीप्लाइड बाय इस स्मॉल टी की जगह एक बार t/2, और माइनस माइनस प्लस कोस 0, लिमिट रख रहा हूँ बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस स्मॉल टी की जगह एक बार t/2, एक बार स्मॉल टी की जगह 0, ओमेगा को बाहर ले लिया और बाकी में मैंने लिमिट पुट कर दी। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी से टी कट गया, पाई से सॉरी 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, टी से टी कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, कोस पाई क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस, और कोस 0 ऑलरेडी 1, तो क्या आ गया, आई नॉट बाय ओमेगा दैट इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 आई नॉट अपॉन में ओमेगा, विच इज इक्वल टू द चार्ज, विच इज इक्वल टू द चार्ज। ये वो चार्ज है जो किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाएगा, 0 से t हाफ साइकिल के लिए। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द एवरेज करंट बिकम्स q by t/2, क्योंकि हमने जान बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा है बेटा, आई एवरेज दरअसल किसके बराबर, q अपॉन में t/2। चार्ज की वैल्यू रख दो, आई नॉट अपॉन में ओमेगा, और नीचे क्या है, t/2, 2 आई नॉट, अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 2π/t मल्टीप्लाइड बाई t/2, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, आई एवरेज किसके बराबर आ गया बेटा हमारे पास, 2 आई नॉट अपॉन में पाई, 2 आई नॉट अपॉन में पाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर विच इज ऑल्सो रिटन एज आई नॉट। देखो 2 और पाई, आई नॉट तो कांस्टेंट है, और मैंने कौन से साइकिल के लिए निकाला है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज करंट आया है वो पॉजिटिव ही आया है ना, और 2 और पाई को सोल्व करूंगा तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं 0.637 ऑफ आई नॉट। अगर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट हमारे पास ये है, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू अगर ये आई है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या है, आई एवरेज बस यहाँ माइनस लगा दो, -2 आई नॉट अपॉन में 1। तो यहाँ से बेटा 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड ये किसके लिए, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है कि एक तो एवरेज वैल्यू है ना अल्टरनेटिंग करंट की, वो हमेशा हाफ साइकिल के लिए देखी जाएगी, कभी भी फुल साइकिल के लिए नहीं देखी जाएगी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल ध्यान रखना आते हैं, एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा जो सेकेंड टॉपिक है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, वो ये है। इसके बाद जो मीन वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, इसके बाद हम अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, तो वो क्या होता है वो देखो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर या हम जिसे क्या बोल देते हैं, आरएमएस वैल्यू
ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले अल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकालूं, आरएमएस वैल्यू निकालने से पहले दो तीन बातें और समझ लो अच्छे से, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अल्टरनेटिंग करंट के जो आंसर आएंगे वही आंसर अल्टरनेटिंग ईएमएफ के भी आएंगे। तो अभी अभी मैंने जो आई एवरेज निकाला वो कितना आया, 2I0 अपॉन में पाई। अगर मैं आपको ये कहूँ कि बेटा ये ईएमएफ के रिगार्डिंग निकालना है तो ये ई एवरेज, अगर मुझे अल्टरनेटिंग ईएमएफ का एवरेज वैल्यू चाहिए तो यहाँ क्या आएगा, 2E0 अपॉन में, मतलब जहाँ आई है ना वहाँ ई हो जाएगा, सीधी सी बात है। ई की जगह कई बुक्स में आप देखोगे कि वी भी लिखा होगा, वी एवरेज इज इक्वल टू 2V0 अपॉन पाई, बात वही है, सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक में आरएमएस वैल्यू, या जिसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है, दरअसल किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, पहली बात तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट देखा जाएगा, तो फुल साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की कौन सी वैल्यू देखी जाती है, आरएमएस। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि भाई आरएमएस वैल्यू एक अल्टरनेटिंग करंट की किसके लिए देखी जाएगी, फुल साइकिल के लिए। तो हमारे घर में जो करंट आता है ना वो फुल साइकिल करंट होता है, तो इसका मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट की कौन सी वैल्यू होती है बेटा, आरएमएस। और घर में आता है जो करंट उसको हम लिखते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये आपने पढ़ा है 10th में। तो वो जो आरएमएस वैल्यू होती है बेटा, घर में आने वाली वोल्टेज कौन सी होती है, आरएमएस, क्योंकि वो फुल साइकिल के लिए होती है, और हाफ साइकिल के लिए करंट कभी नहीं देखा जाता। हाफ साइकिल के लिए करंट कौन सा होता है, एवरेज करंट, या जिसे हम मीन करंट भी बोल देते हैं। अब आ जाओ रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू दरअसल किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दरअसल होता क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज also a steady current, also defined as a steady current which would generate the same amount of heat, which would generate the same amount of heat। suppose कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट पैदा होगी, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट पैदा होगी, हीट प्रोड्यूस्ड किससे लिखते हैं, I²RT, ये लिखते हैं ना। अगर मान लो ये टाइम कितना हो जाए बेटा हमारे पास, कैपिटल टी। किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट पैदा हुई है, कितने टाइम पीरियड के लिए भाई, फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल टाइम पीरियड में अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट पैदा हुई है, तो वो हीट दरअसल किसके बराबर होगी, हमने जूल हीटिंग लॉ पढ़ा है कि किसी हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को हम जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उतनी ही उसमें क्या पैदा हो जाती है बेटा, हीट जनरेट होती है, क्योंकि धीरे धीरे वो गर्म होने लगता है। तो जितना आप करंट देते जाओगे उतनी उसमें हीट पैदा हो जाएगी। तो जो अमाउंट ऑफ हीट इसमें पैदा होगी, अमाउंट ऑफ हीट इस रेजिस्टेंस में पैदा होगी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो अमाउंट ऑफ हीट दरअसल किसके बराबर होगी, इस अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू के बराबर। किसके बराबर, आरएमएस। तो इसका मतलब हीट प्रोडक्शन का काम कौन करता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या होगी बेटा, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज स्टडी वैल्यू ऑफ करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन सर्किट, विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन सर्किट, विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन सर्किट फॉर फुल साइकिल, for full cycle as is done by the AC, as is done by the AC when passed through the same circuit। किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट पैदा हो रही है फॉर फुल साइकिल, वो दरअसल किसके बराबर होगी बेटा, उस अमाउंट ऑफ करंट के बराबर होगी। कि कौन से करंट के, अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू के बराबर। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट पैदा हुई है वो हीट दरअसल किससे लिखी जाएगी, I²R इंटू टी। टी का मतलब कैपिटल टी फॉर द फुल साइकिल, एंड दिस करंट इज नोन एज द आरएमएस करंट, दिस करंट इज नोन एज द आरएमएस करंट।
तो इसका मतलब मुझे इस IRMS की वैल्यू अगर चाहिए तो मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैदा होने वाली हीट निकालनी होगी, क्योंकि डेफिनेशन भी यही कहती है कि भाई किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट पैदा हुई है, किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट पैदा हुई है फॉर द फुल साइकिल इज गिवन एज द सेम अमाउंट ऑफ करंट which is equal to the RMS value of alternating current, that is the steady value of the alternating current. ठीक है बेटा, ये उसी के बराबर होगी। तो डेफिनेशन के रिगार्डिंग अगर हम चलें तो भाई डेफिनेशन ये कहती है, बाय डेफिनेशन ये कहती है कि भाई इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द steady value of alternating current which would generate या produce the same amount of heat which would across a resistance for a full cycle as is same as the alternating current value for by the same resistance and the same amount of time period. So that is H is equal to I square R into T and that I is known as IRMS. तो अगर मुझे ये IRMS निकालना है तो उसके लिए मुझे हीट निकालनी पड़ेगी कि कितनी हीट एक रेजिस्टेंस में पैदा हुई किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फॉर द फुल साइकिल। तो भाई हम जानते हैं कि मान लो कि भाई कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने कोई अल्टरनेटिंग करंट दिया, अल्टरनेटिंग करंट क्या, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, और उसमें हीट पैदा होगी फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड या जनरेट हम कर सकते हैं, जनरेट इन dt टाइम में एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट पैदा होगी उसको हम क्या लिखेंगे, dH इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू dt, ये लिखा जाएगा। भाई एक इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हमने जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट ये होता है, और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मैं किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में हीट प्रोडक्शन जानना चाहता हूँ एक टाइम पीरियड एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो यही होगी। तो बेटा DH बराबर I की वैल्यू किसके बराबर रखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की हम बात कर रहे हैं, तो I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू dt, टोटल दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास हीट आ जाएगी। DH इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर को बाहर ले लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू dt। लिमिट कहाँ से कहाँ रखें इंटीग्रेशन की, क्योंकि ये कितने टाइम पीरियड के लिए देखा जाता है, फुल साइकिल के लिए टाइम पीरियड कितना, लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से t, क्योंकि फुल साइकिल बेटा इस तरह से भी देखी जाती है। तो 0 से t टाइम पीरियड के लिए हम फुल साइकिल के लिए RMS वैल्यू देखेंगे। तो h बराबर DH का इंटीग्रेशन h, I नोट स्क्वायर को बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में, ये हमने पढ़ा है पीछे, और इंटू में dt, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो भाई 2 को बाहर ले लो, तो h किसके बराबर होगी बेटा हमारे पास, h बराबर I नोट स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन तो कितना हो गया t, माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन हमारे पास होगा साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी और नीचे 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t। तो ये इंटीग्रेशन हमने पहले भी आपको समझाया है, जब 12th क्लास में हमने इंटीग्रेशंस 3rd यूनिट के अंदर कुछ इंटीग्रेशन किए थे, तो वहाँ पर भी आपको समझाया था कि आप इसके ऊपर अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग से रखो बेटा, h बराबर I नॉट स्क्वायर बाई 2, इस पर रखेंगे तो एक बार t की जगह कैपिटल T और एक बार t की जगह 0, तो इस पर तो लगा दी मैंने लिमिट, अब इस पर अलग से लगाओ, तो 1 अपॉन में 2 ओमेगा, तो ये सारा साइन, अब t की जगह एक बार t रखूंगा तो भाई 2 ओमेगा है ना, तो 2 ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इंटू में टी की जगह एक बार कैपिटल टी और माइनस साइन 0, ये लिखूंगा बेटा। भाई 2 ओमेगा बाहर ले लिया, इस टी की जगह एक बार टी और एक बार टी की जगह 0, तो इस टी पर तो लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, ये आ गया। इसके बाद साइन 2 ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी हम रखेंगे और माइनस एक बार स्मॉल टी की जगह 0 रखेंगे, तो इस पर साइन 2 ओमेगा टी पर मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, टी से टी कट गया, साइन 0 होता है और साइन पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो ये भी सारे 0, तो इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा सारा 0। आंसर क्या आ गया, h बराबर I नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, ये तुम्हारा हीट प्रोडक्शन आ गया जो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर एक रेजिस्टेंस के अंदर हमें देखने को मिलेगा।
तो बाय डेफिनेशन एच की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी। एच की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन में 2 आई आर एम एस आर इंटू टी। आर छूट गया बेटा, आर छूट गया था, आर 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 सॉरी, आर छूट गया यहाँ पर, आर जरूर लगाएं आर रह गया था, तो ये हमने रख दिया भाई आर, ये आर छूट गया था बेटा, यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू रख दी, आर रह गया था, तो आर 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 भी बाहर ले लेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो आर से आर कट गया, टी से टी कट गया, तो आई आर एम एस का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस आई नॉट बापोन में अंडर रूट 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आर एम एस वैल्यू, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ IRMS value which is equal to 0.707 of I नॉट। परसेंटेज फॉर्म में लिखोगे तो 70.7% आ जाएगा। तो जो हमारे पास डेफिनेशन के रिगार्डिंग हमारे पास जो RMS वैल्यू आई है एक अल्टरनेटिंग करंट की, वो क्या आई, आई नॉट बाय अंडर रूट 2। तो इस तरह से हम करेंगे बेटे इसको। एक दो बातें और हैं वो और समझो। इसकी डेफिनेशन, ये दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर में एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ से क्या क्या पता लगा, एक तो हमें आई एवरेज किसके बराबर भाई 2 आई नॉट अपॉन में पाई, आई आर एम एस किसके बराबर आई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2, ये होता है 0.707 ऑफ आई नॉट, ये होता है 0.637 ऑफ आई नॉट, दैट इज इक्वल टू 63.7% ऑफ आई नॉट, और ये होता है 70.7% ऑफ आई नॉट। ये दोनों मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लिखे हैं, अगर नेगेटिव के लिए लिखूंगा तो माइनस माइनस लगा देंगे। इसके बाद अगर मैं इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को वी आर एम एस और सॉरी वी एवरेज और इसको लिखूँ वी आर एम एस की फॉर्म में, तो ये क्या लिखा जाएगा बेटा, वी नॉट बाय अंडर रूट 2, और ये क्या लिखा जाएगा 2 वी नॉट अपॉन में पाई, ये ध्यान रखें। तो ये वोल्टेज के लिए है और ये किसके लिए है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम बोलना चाहें तो उसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक बोर्ड का एग्जाम का छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ करवा देता हूँ एक बार IRMS के रिगार्डिंग, जो कई बार छोटा क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक स्क्वायर वेव आपको देगा बेटा इस तरह की, ये टाइम